हेलो। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि साहब हमने है जो ज्योग्राफी क्लासेस स्टार्ट की थी और ज्योग्राफी क्लासेस में हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है और आज हमारे भारत के भौतिक प्रदेश की भी लास्ट क्लास है साहब। आज हमने तटीय मैदान को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा लाइक दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा और हर उस ज़रूरतमंद के पास पहुंचाएगा जिसको इस क्लास की बेहद ज़रूरत है। तो चलिएगा, देखो साहब, हमने कल जो बात की थी वो हमने दो राज्यों के तटों को देखा। एक तो हमने गुजरात के तट को देखा था और उसके बाद में हमने महाराष्ट्र और गोवा के तट को देखा था। गुजरात के तट जो 3 भागों में बटा हुआ था उसको देखा था, पहले काठियावाड़ तट, गिर का तट और फिर कौन सा अपना सौराष्ट्र का तट वो देखा था। और उसके बाद में हमने देखा था अपना कोंकण तट जो महाराष्ट्र और गोवा का तट था। और आज हम तीसरा जो तट देखने वाले वो कौन सा देखने वाले, हमारा कन्नड़ तट। कौन सा तट देखने वाले? कन्नड़। तो चलिएगा, अब हम शुरू करते हैं अपना कौन सा तट, कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, ये साहब जो कन्नड़ तट है इसका एक और नाम भी मिलता है। इसका नाम क्या मिलता है? कन्नारा तट। इसका जो एक और नाम मिलता है वो क्या नाम मिलता है हमारा? कन्नारा तट। तो देखिएगा, अब हम इसकी तट की बातें करते हैं। देखिएगा, ये जो हमारा जो ये कन्नड़ तट है ये प्रमुख रूप से कौन से राज्य का तट है? तो ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक का तट है। कर्नाटक का तट है, यानी जो कन्नड़ तट किसका नाम है साहब? कर्नाटक के तट का नाम है। क्या नाम है? कन्नड़ तट। अब देखिएगा अगली बात, इस तरीके से देखिएगा, यहां पर ये हमारा कर्नाटक इस तरीके से फैला हुआ है, कर्नाटक राज्य। तो यहां पर ये कहां से लेकर के, गोवा से लेकर के यहां पर जो आखिरी बिंदु आता है वो आता है न्यू मंगलोर। कौन सा आता है? न्यू मंगलोर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा कन्नड़ तट है ये कहां से लेकर कहां तक है? तो गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक है। कहां तक है? गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक फैला है। न्यू मंगलोर तक फैला है। ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये कन्नड़ तट है, कन्नारा तट, ये कहां से लेकर कहां तक है साहब? गोवा से लेकर न्यू मंगलोर तक फैला है। अगली बात देखिएगा, अगली बात क्या देखनी साहब? इसका प्रमुख बंदरगाह। प्रमुख यानी बंदरगाह कौन सा है? तो यहां पर जो ये प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा है साहब? यही है जो कौन सा? न्यू मंगलोर। यहाँ का जो प्रमुख बंदरगाह है कौन सा है? न्यू मंगलोर। तो प्रमुख बंदरगाह कौन सा है यहाँ का? न्यू मंगलोर। अब देखिएगा न्यू मंगलोर, इस न्यू मंगलोर की एक विशेषता है, न्यू मंगलोर से साहब किसका निर्यात होता है? यहाँ पर न्यू मंगलोर से कॉफी का निर्यात होता है। किसका निर्यात होता है? कॉफी का निर्यात होता है। इसलिए इसे भारत का क्या कहते हैं साहब? कॉफी बंदरगाह कहते हैं। भारत का कॉफी बंदरगाह कहते हैं। कॉफी बंदरगाह कहते हैं। यहाँ पर किसका निर्यात होता है साहब? तो यहाँ से कॉफी का, क्योंकि आप जानते ही हो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो कर्नाटक में सबसे ज्यादा क्या पैदा करती हैं साहब? वहाँ पर किसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो वहाँ पर हमारे कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है। इसलिए जो भारत का जो कॉफी का जो निर्यात करता है वो कौन सा बंदरगाह से होता है? न्यू मंगलोर से। इसलिए इसे भारत का क्या कैसे कह देते हैं हम? अपना भारत का कॉफी बंदरगाह कह देते हैं। वैसे विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पर होती है साहब? तो कहाँ पर होती है? हमारी ब्राजील। ब्राजील में जो कॉफी के बागान है उनको किस नाम से जाना जाता है? फेजेंडा। और भारत में जो है विश्व में जो सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पर होती है? ब्राजील से। और विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पर होती है? ब्राजील में। और वहां पर जो कॉफी के बागान है उनको किस नाम से जाना जाता है? फेजेंडा। और ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? कर्नाटक। और कर्नाटक के न्यू मंगलोर बंदरगाह से कॉफी का क्या होता है? निर्यात होता है। इसलिए इसे भारत का कौन सा बंदरगाह कहते हैं? कॉफी बंदरगाह। अब देखिएगा अगला यहाँ पर एक ही द्वीप है और वो द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, नेत्राणी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? नेत्राणी द्वीप। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लेना नेत्राणी द्वीप कौन से तट पर है? तो कौन से तट पर है? कन्नड़ तट बोलो या फिर कौन सा तट? कन्नारा तट। तो लो सा, ये आपका कौन सा हो गया हमारा जी? कन्नड़ तट या कन्नारा तट। कोई किस राज्य का तट देखा हमने? कर्नाटक का तट। फटाक से स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद में हम अगला पढ़ते हैं मालाबार तट, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा मालाबार तट। देखिएगा अब मालाबार तट, वो जो आखिरी, ये जो हमारा मालाबार तट है, ये मालाबार तट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं और काफी अच्छा समझने वाला तट भी है। मालाबार तट ध्यान रखिएगा कौन से राज्य का तट है? तो केरल का तट है। केरल का तट। आपसे पूछ लेना है कि मालाबार तट कौन से राज्य का? तो कौन से राज्य का है? केरल का। इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर ये जो तट फैला है, यहाँ पर ये इस तरीके से ये जो तट फैला है, ये कौन सा तट है? अपना मालाबार तट।
तो ध्यान रखिएगा मालाबार तट जो कहाँ से लेकर के कहाँ तक है, तो ध्यान रखना कि ये न्यू मंगलोर से, ये न्यू मंगलोर से लेकर, या न्यू मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी, कौन सी कुमारी, कन्याकुमारी तक फैला है। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि जो न्यू मालाबार तट है ये हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो न्यू मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अब देखिएगा अगली बात कौन सी साहब, कि ये जो हमारा मालाबार तट है इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी इस तरीके से आपको मिलेगी। इस मालाबार तट, एक तो ध्यान रखना ये जो हमारा मालाबार तट है, इस मालाबार तट से दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या जिसे हम ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, इधर से कौन सी दिशा होती है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा, क्योंकि ये देख लो पश्चिम दिशा और ये दक्षिण दिशा, इसका मतलब बीच की दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा। या फिर कौन सा मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून, जो सबसे पहले भारत के कौन से तट से टकराता है, तो सबसे पहले कौन से तट से टकराता है, तो अपने मालाबार तट से। कौन से तट से टकराता है, मालाबार तट से। तो ध्यान रखना, लिख दो क्वेश्चन, लिख दो पॉइंट की साहब, दक्षिणी पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून जो सबसे पहले मालाबार तट से टकराता है, मालाबार तट से टकराता है। और टकराता कब है ये आप ही बता दो साहब, कब टकराता, तो 1 जून। कब टकराता है, 1 जून। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून जो सबसे पहले किस मालाबार तट से टकराता है। उससे अगली बात, यहाँ पर अगली बात कौन सी है, केरल में खारे पानी, यानी केरल के तट यानी मालाबार के तट पर खारे पानी की झीलों को, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, खारे पानी की झीलों को कयाल झील बोलते हैं, कयाल झील बोलते हैं। यहाँ पर जो खारे पानी की जो झीलें पाई जाती हैं, यहाँ पर किस पानी की, खारे पानी की जो झीलें पाई जाती हैं, उन्हीं झीलों को किस नाम से जाना जाता है, तो क्याल के नाम से। कई बार यानी स्टेट एग्जाम में भी इसको कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है, और अपना केंद्र सेंट्रल लेवल एग्जाम पर भी इसको काफ़ी क्वेश्चन को पूछा गया। तो ध्यान रखना कयाल क्या है, तो क्याल झील कहाँ पर बोला जाता है, तो केरल के तट पर या मालाबार के तट पर जो खारे पानी की जो झीलें पाई जाती है, उन्हीं झीलों को किस नाम से जाना जाता है साहब, हमारी कयाल झील के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगली बात, इस तट पर एक देखो अपनी कौन सी झील स्थित है, तो यहाँ पर एक तो द्वीप है, कौन सा द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप स्थित है यहाँ पर। और एक कौन सी झील है यहाँ पर, वेमनाड झील है, वेमनाड झील। आपसे पूछ लेना वेलिंगटन द्वीप, वेमनाड झील दोनों कहाँ पर है, तो ये दोनों कहाँ पर है, अपने मालाबार के तट पर। अब देखिएगा ये जो हमारी वेमनाड की झील है, ये वेमनाड झील मैंने आपको भारत की स्थिति और विस्तार वाले टॉपिक में भी इस झील के बारे में चर्चा की थी, कि जो ये वेमनाड झील है ये भारत की खारे पानी की झील है, और ये भी भारत की सबसे लंबी खारे पानी की झील है। ये बात मैंने बताई थी ना। इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा, ये इस तरीके से अपना ये जो यहाँ पर ये इस तरीके से अपनी कौन सी झील फैली हुई है, तो कौन सी झील है, अपनी वेमनाड झील है। कौन सी झील है, वेमनाड झील। और इसी वेमनाड झील के किनारे पर जो द्वीप है, उस द्वीप का क्या नाम है साहब, वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप। तो ध्यान रखिएगा जो वेमनाड झील है, वो वेमनाड झील भारत की सबसे लंबी खारे पानी की झील है, और इसके पास में अपना कौन सा द्वीप है, तो कौन सा द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप। अब देखिएगा अगली बात, तो एक बार आप इन चीज़ों को क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ के हम बंदरगाह की थोड़ी सी जो कहानी है, उस बंदरगाह की कहानी को हम क्या करते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। तो फटाक से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट इसका। ले लिया होगा। अब देखिएगा अगली बात, अब देखो यहाँ का, अब हम मालाबार तट का एक प्रमुख बंदरगाह के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है यहाँ पर प्रमुख, देखिएगा। तो देखो साहब
बंदरगाह। यानी यहाँ पर जो प्रमुख बंदरगाह वो कौन सा है, तो उसका नाम है साहब कोच्चि। क्या नाम है? कोच्चि बंदरगाह। अब देखिएगा कोच्चि बंदरगाह की मैं कुछ एक आप लोगों से आपसे बातें यानी जो है इस कोच्चि बंदरगाह की कुछ एक दो कहानियां वो बता देता हूं। देखिएगा इस तरीके से, ये जो हमारा कोच्चि बंदरगाह है, इस कोच्चि बंदरगाह से साहब क्या होता है, मसालों का निर्यात होता है। किसका निर्यात होता है यहां से, तो ध्यान रखना यहां से मसालों का निर्यात होता है। जो मसालों का निर्यात होता था पहले, यानी पहले के समय, यानी मसालों का जो निर्यात होता था वो इन खाड़ी देशों यानी अरब देशों के अंदर होता था, यानी खाड़ी देशों या फिर अरब देशों के अंदर होता था। इसीलिए इस जो कोच्चि बंदरगाह है इसे अरब की क्या कहते हैं साहब, रानी। अरब की रानी कहते हैं। अरब की क्या कहते हैं, रानी कहते हैं। क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो केरल में सबसे ज्यादा क्या होता था, मसाला होता है, और जो मसाले का जो निर्यात होता था वो अपने अरब देशों के अंदर होता था। कौन से देशों में, अरब देशों के अंदर होता था। इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, अरब की रानी के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ लेना कि भारत का कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसे अरब की रानी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा है, अपना कोच्चि बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह। और अगली बात, यहाँ से किसका निर्यात होता है साहब, मसालों का निर्यात होता है। इसीलिए इस बंदरगाह को मसाला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि किसका निर्यात होता है, मसालों का। तो लिख दो बात, इसे मसाला बंदरगाह भी कहते हैं, मसाला बंदरगाह भी कहते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, मसाला बंदरगाह भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मसाला बंदरगाह है या फिर अपनी अरब की जो रानी है वो हम किस बंदरगाह को कहते हैं साहब, कोच्चि बंदरगाह को। और वैसे कोच्चि बंदरगाह कौन से तट पर है, तो कौन से तट पर है अपना, केरल के तट पर। किसके तट पर है, केरल के तट पर। तो लो जी, ये आपका कौन सा तट पढ़ लिया हम लोगों ने, केरल का तट। तो फटाक से क्या कर लो साहब, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण और तट है उसका नाम है अपना कौन सा तट, आप ही बता दो कौन सा तट है, अपना कोरोमंडल तट। अब हम कोरोमंडल तट को पढ़ने वाले, तो फटाक से क्या कर लो दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कर दो साहब, लो जी। तो ये अपने पश्चिमी घाट यानी जो पश्चिमी तट है, उस पश्चिमी तट के हमने प्रमुख जो बंदरगाह थे यानी प्रमुख जो तट थे, पश्चिमी तट थे, उन पश्चिमी तटों का पूरा हमने वर्णन कर लिया। अब देखिएगा हम शुरू करते हैं पूर्वी तटों को। और पूर्वी तटों में हमारा जो पहला तट है वो कौन सा है, ध्यान रखिएगा, वो है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। ये जो कोरोमंडल तट है, ये कोरोमंडल कहां पर तट है साहब, तो इसका ध्यान रखना, ये तमिलनाडु के तट को, तमिलनाडु का तट, यानी तमिलनाडु के तट को हम किस नाम से जानते हैं साहब, कोरोमंडल के तट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के तट को हम किस नाम से जानते हैं साहब, कोरोमंडल के तट के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट बात, अगली जो बात है वो कौन सी है साहब, इसका जो विस्तार है वो विस्तार कहां से लेकर कहां तक है, तो देखिएगा इस तरीके से। यहां पर अपना कौन सा मैंने बताया था, यहां पर क्या हमारी कन्याकुमारी, और यहीं पर आंध्र प्रदेश के अंदर एक झील आती है, उस झील का नाम है पुलिकट झील। कौन सी झील है, पुलिकट झील। तो इसका जो विस्तार है हमारा कहां से लेकर कहां तक है, कन्याकुमारी से लेकर के पुलिकट झील तक। ये वाला जो तट है, ये वाला तट, यानी ये वाला जो तट है वो कौन सा तट है हमारा, कोरोमंडल तट। तो ध्यान रखिएगा, इस विस्तार कहां से कहां तक है, विस्तार कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक, पुलिकट झील तक। और ये पुलिकट जो हमारी झील है, ये साहब कहां पर है, पुलिकट झील, तो ये हमारी पुलिकट झील है वो कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। अब देखिएगा अगली बात, प्रमुख यहाँ के बंदरगाह कौन कौन से, एक बंदरगाह है जिसका नाम है तुतीकोरिन बंदरगाह। क्या नाम है, तुतीकोरिन बंदरगाह। अब देखिएगा तुतीकोरिन बंदरगाह का साहब क्या मतलब है, ये तुतीकोरिन बंदरगाह का क्या मतलब है। इस तुतीकोरिन बंदरगाह जो कहां पर है, ये अपना तमिलनाडु में है, और इसे भारत का मोती बंदरगाह कहते हैं। इसे भारत का मोती बंदरगाह कहते हैं, बंदरगाह
कहते हैं। आपसे पूछ लेना कि भारत का मोती बंदरगाह हम किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, हमारे तूतीकोरिन बंदरगाह को। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, यहाँ पर एक और बंदरगाह जिसका नाम है चेन्नई बंदरगाह। ये तो आप लोग सब जानते हो, चेन्नई तो वैसे राजधानी किसकी है साहब, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और यहीं पर कौन सा बंदरगाह बना हुआ है, चेन्नई बंदरगाह। इसका सिर्फ आपको नाम ही ध्यान रखना है। और एक और बंदरगाह बना, उसका नाम है एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह। ये आपको ध्यान रख रखना सिर्फ नाम कि साहब जो हमारा एन्नौर बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, वो भी कौन से तट पर है, कोरोमंडल तट पर। तो देखिएगा बंदरगाह कौन सा, एक तो तूतीकोरिन बंदरगाह, इसे भारत का क्या कहते हैं, मोती बंदरगाह। और एक कौन सा बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। और एक कौन सा बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह। अब देखिएगा नेक्स्ट बात, अब देखो मैंने एक अभी आपको कोरोमंडल तट पे आपको अभी एक मैंने बात बताई थी कि साहब दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जो सबसे पहले कौन से तट से टकराता है, तो कौन से तट से टकराता है, हमारा अपना मालाबार तट से, मालाबार तट से। लेकिन ये तो कौन सा होता है साहब, ग्रीष्मकालीन मानसून। लेकिन वापस आता हुआ शीतकालीन जो मानसून होगा वो इधर की साइड से यानी उत्तर पूर्वी दिशा से आएगा और वो भारत में एक जगह पर बारिश करता है। और वो कौन से तट पर करता है, तो कौन से तट पर करता है, कोरोमंडल तट पर। क्योंकि वापस जब ये पवने आएगी तो वापस आती हुई पवने यहाँ से अपने कौन सी खाड़ी, यहाँ से अरब खाड़ी से जल उठाती हैं और अरब खाड़ी से जल उठाते इस तट पर यानी कोरोमंडल तट पर बहुत ही भयंकर बारिश करती है। इसलिए आप देखते हो साहब चेन्नई में कभी कभार है जो सर्दियों में बाढ़ आ जाती है, शीतकालीन में क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। इसलिए बाढ़ आती है क्योंकि जो ये वापस जाती हुई जो समुद्री पवन है, ये वापस जाती हुई जो व्यापारिक पवन है, इन व्यापारिक पवनों के माध्यम से यहाँ पर कौन से तट पर, हमारे कोरोमंडल तट पर के क्या होती है, भयंकर रूप में बारिश होती है। तो लिख दो बात, उत्तर पूर्वी मानसून, या इसका एक और नाम कौन सा है, शीतकालीन मानसून से यहाँ वर्षा होती है, यहाँ वर्षा होती है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तर पूर्वी मानसून बोलो या फिर शीतकालीन मानसून बोलो, इससे यहाँ पर क्या होती है साहब, वर्षा होती है। और कुछ एक जो बातें हैं साहब, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो राम ब्रिज बना हुआ है, वे बात मैंने आपको बताई है। मैंने आपको स्थिति और विस्तार वाले जो मैंने स्थिति और विस्तार वाला पार्ट पढ़ाया था ना, उसमें मैं स्थिति और विस्तार वाले में कुछ यहाँ पर जो द्वीप थे उन द्वीपों का वहाँ पर मैंने क्या कर दिया था, वर्णन कर दिया था। तो एक बार आप इसका क्या कर लो साहब, कोरोमंडल तट का फटाक से स्क्रीन एक बार वापस बता दूं, ये किसका तट कहलाता है, तमिलनाडु का तट। विस्तार कन्याकुमारी से पुलिकट झील। उसके बाद में अगली बंदरगाह कौन सा है यहाँ पर, तूतीकोरिन बंदरगाह। इसे भारत का क्या कहते हैं साहब, मोती बंदरगाह। एक यहाँ पर और बंदरगाह, उसका नाम है चेन्नई बंदरगाह। एक यहाँ पर और बंदरगाह, उसका नाम है एन्नौर बंदरगाह। और उत्तर पूर्वी मानसून या शीतकालीन मानसून से यहाँ पर बहुत ही भयंकर रूप में क्या होती है साहब, बारिश होती है। तो लो जी, ये आपका कौन सा बंदरगाह, कौन सा तट हो गया, तो कोरोमंडल तट। फटाक से क्या कर लो साहब, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद में हम चलते हैं अगली पर। अब हम पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश को तट को। अब यह कौन से तट को पढ़ेंगे हम, आंध्र प्रदेश के तट को। और आंध्र प्रदेश तट के दो नाम है, एक तो इसका नाम है गोलकोंडा तट भी कहते हैं और इसका नाम उत्तरी सिरकार तट भी कहते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से, गोलकोंडा तट या फिर इसका एक और नाम मिलता उत्तरी सिरकार तट, या तो आप जानते हैं ये किसका तट है साहब, आंध्र प्रदेश का तट। आंध्र प्रदेश का तट। इस आंध्र प्रदेश के तट की कोई वैसे बात, स्पेशल बात नहीं है। यहाँ पर एक झील है और वो झील कौन सी है, तो साहब आपको ध्यान रखनी है, पुलिकट झील। यहाँ पर कौन सी झील है, पुलिकट झील। ये भारत की खारे पानी की झील है आंध्र प्रदेश में। कौन सी झील है, पुलिकट झील। अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है साहब, यहीं पर एक बंदरगाह है और उस बंदरगाह का नाम है साहब विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम। और ये विशाखापट्टनम की साहब एक दो विशेषताएं क्या, एक विशेषता, वो विशेषता क्या है कि यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, गहरा बंदरगाह है।
यानी ये जो हमारा, ये मान लो ये हमारा तट है साहब, और ये तट पर ये जो बंदरगाह है ना, ये कौन सा, विशाखापट्टनम वाला तट का, ये विशाखापट्टनम वाला बंदरगाह है जो, ये यहाँ पर थोड़ा क्या है, ज्यादा गहराई में, क्या है, ज्यादा गहराई में। इसलिए आपसे पूछ लेना कि साहब भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो कौन सा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, और है कौन से तट पर, तो आंध्र प्रदेश के तट पर, और उसका नाम क्या साहब, गोलकोंडा तट बोलो, या फिर कौन सा तट बोलो, उत्तरी सिरकार तट बोलो। फटाक से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके साथ ही मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, उत्कल तट, उत्कल तट, और इसका एक और नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, कलिंग तट, कलिंग तट, उत्कल तट बोलो या फिर कौन सा तट बोलो, कलिंग तट बोलो। और ये है कहां पर साहब, तो ये कहां पर है, उड़ीसा में। कहां पर है, उड़ीसा में। इस तरीके से देखिएगा, यहीं पर ये जो इस तरीके से यहाँ पर ये जो तट है, ये कौन सा आ जाता है अपना, कौन सा, ये उत्कल तट बोलो या फिर कौन सा तट बोलो, कलिंग का तट, और ये है कहाँ पर, उड़ीसा में। और यहीं पर एक झील स्थित है, वो कौन सी झील है साहब, चिल्का झील। तो लिख दो ये भी पॉइंट, यहाँ पर जो झील है वो झील कौन सी है, तो झील आपको ध्यान रखनी है, कौन सी झील है, चिल्का झील। और चिल्का झील जो भारत की क्या है साहब, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और एक चिल्का झील का जो बहुत ही प्रसिद्ध पॉइंट है वो क्या है साहब, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो कौन सी है, चिल्का झील। यानी पहले भारत में जो रामसर साइट या आर्द्र भूमि में डाला गया पहला कौन सा स्थान था, तो कौन सा था अपनी, चिल्का झील थी। कौन सी झील थी, चिल्का झील। तो ध्यान रखिएगा, उत्कल तट, कलिंग तट, उड़ीसा में, झील कौन सी है, चिल्का झील। अब देखिएगा यहाँ पर एक बंदरगाह है और उस बंदरगाह का नाम है पारादीप बंदरगाह। बंदरगाह कौन सा है, तो बंदरगाह है यहाँ पर पाराद्वीप। कौन सा है, पाराद्वीप। इस पाराद्वीप की आपको विशेषताएं क्या ध्यान में रखनी है, पाराद्वीप की वो विशेषता ये ध्यान रखनी, क्योंकि आप जानते हो साहब हमारा जो ये उड़ीसा है, आप उड़ीसा के छत्तीसगढ़ है, इस क्षेत्र से बहुत क्या निकलता है साहब, लोहे निकलता है। क्या इसका ऐसे किसका उत्पादन होता है, बड़े स्तर पर लोहे का उत्पादन होता है। और लोहे का उत्पादन होने के कारण यहाँ से जो निर्यात भी होता है पाराद्वीप बंदरगाह से, वो किसका निर्यात होता है, लोहे का निर्यात होता है। इसीलिए पाराद्वीप बंदरगाह को क्या कहते हैं, भारत का लोहे बंदरगाह कहते हैं। भारत का लोहे बंदरगाह कहते हैं। यानी यहाँ से किसका ज्यादा निर्यात होता है साहब, जो लोहे का सबसे ज्यादा निर्यात होता है। और इस तरीके से यहाँ पर लोहे का उत्पादन ज्यादा होता है इस क्षेत्र, यानी उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पीछे झारखंड है, इस क्षेत्र से जो है यहाँ से जो लोहे का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और लोहे का उत्पादन ज्यादा होने के कारण यहाँ से लोहे का साहब क्या होता है, निर्यात। यहाँ से लोहे का क्या होता है, निर्यात होता है। इसलिए इसको भारत का क्या कहते हैं साहब, लोहे बंदरगाह कहते हैं। तो इसका आप दोनों को, एक तो गोलकोंडा तट उत्तरी सिरकार जो आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है, झील कौन सी है, पुलिकट झील। बंदरगाह यहाँ पर कौन सा है, विशाखापट्टनम, ये भारत का सबसे क्या साहब, गहरा बंदरगाह है। उसके बाद उत्कल तट या कलिंग का तट कहाँ, कौन किसका तट है, उड़ीसा का तट को कहते हैं। झील यहाँ पर चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और आर्द्र भूमियां रामसर साइट में शामिल जो पहला स्थल कौन सा था, वो चिल्का झील थी। उसके बाद में बंदरगाह कौन सा, पाराद्वीप बंदरगाह। और भारत का लोहे बंदरगाह कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि साहब जो उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ से साहब लोहे बड़ी मात्रा में निकलता है। और जहाँ से लोहे निकलता है तो वहाँ से लोहे का निर्यात करने के लिए बंदरगाह तो बनाया गया ना, तो वो बंदरगाह कौन सा, पाराद्वीप बंदरगाह। इससे लोहे का निर्यात होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए इसे भारत का क्या कहते हैं साहब, लोहे बंदरगाह कहते हैं। फटाक से कर लो साहब स्क्रीनशॉट। और उसके बाद में एक अंतिम जो तट बचा है वो कौन सा, पश्चिम बंगाल का तट, वो पढ़ लेते हैं हम। फटाक से क्या कर लो दोस्त, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उतने मैं थोड़ा सा पी लेता हूं पानी। फटाफट कर लीजिएगा साहब। कर दो साहब, लो साहब। अब देखो अगली बात, बोगा तट। कौन सा तट, बोगा तट। और ये किसका तट है साहब, पश्चिमी बंगाल का तट है। पश्चिम बंगाल का
तट है। अब इसकी जो ज़्यादा विशेषता नहीं है, एक तो आपको विशेषता इसी बोगा तट की क्या रखनी साहब, यहाँ पर कलकत्ता बंदरगाह स्थित है, यहाँ पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, कलकत्ता बंदरगाह स्थित है। अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी, यहीं पर हुगली बंदरगाह भी बना हुआ है, कौन सा बंदरगाह, हुगली बंदरगाह। यहीं पर कौन सा बंदरगाह बना अपना, हुगली बंदरगाह। एक तो कलकत्ता और एक कौन सा बंदरगाह, हुगली बंदरगाह। अगली बात ध्यान रखिएगा, यहां पर सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, वर्षा वन पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं साहब, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर साहब जो ये हमारा बोगा तट है, यहाँ पर भारत की सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर भारत की सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी। यहाँ पर भारत की सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना, दोमट मिट्टी बोलो या फिर कौन सी मिट्टी बोलो, चिकनी मिट्टी। और इसमें पता है आपको सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है साहब, चावल की। और जो अपना पश्चिम बंगाल है, इसमें चावल की सबसे ज़्यादा खेती होती है। एक साल के अंदर 3 फसलें ली जाती हैं, ओस, अमन और बोरो। तो ये ध्यान रखिएगा, बोगा तट जो किसका तट है, पश्चिम बंगाल का तट। यहाँ पर कलकत्ता बंदरगाह स्थित है, हुगली बंदरगाह स्थित है। यहाँ पर सदाबहार वर्षा वन स्थित पाए जाते हैं, और यहाँ पर दोमट मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी भी पाई जाती है साहब। तो ये लो आपके जो जितने भी जो हमारे जो भारत के तटीय क्षेत्र थे, उन तटीय क्षेत्रों का मैंने पूरा का पूरा क्या कर दिया साहब, वर्णन कर दिया। फटाक से आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए। तो चलिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर साहब नए होते एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा लाइक, एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। और मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। और अगली क्लास में आपको पता है हम क्या पढ़ने वाले हैं, भारत का अफवाह तंत्र यानी नदियों और झीलों को हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही डिटेल में और आराम आराम से हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिएगा, एक बात है, एक मेरी आखिरी जो बात है वो सुन लीजिएगा। कुछ परिंदों को, सुनिएगा मेरे दोस्त, कुछ परिंदों को मुट्ठी भर बाजरे के लिए उनका मन भर जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूरा आसमान चाहिए। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूरा आसमान चाहिए। अरे मैं कहता हूं, अरे खुद पर वक्त तो लगाओ, अरे मैं कहता हूं खुद पर वक्त तो लगाओ। ये दुनिया लाइन लगाएगी तुमसे वक्त मांगने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।